राम राम का ब्रो। ध्यान का हाल चाल सब आनंद मंगल। हाँ देखो बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आपकी 10वीं की अब परीक्षा है ना। सोना वोना छोड़ो, बढ़िया शानदार सुबह शाम सुबह का बहुत अच्छा समय होता है। सुबह उठ के आराम से ढंग से 2-3 घंटे सुबह पढ़ा करो। अभी देखो अपन ने इतनी चीज पढ़ ली है ना, मानव के अंदर क्या क्या प्रक्रम हो रहे हैं। अब थोड़ी पाठकों की बात कर लेते हैं। पाठकों में आज आपका जो टॉपिक है वो है परिवहन। परिवहन का मतलब किन्हीं चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जो भी आवश्यक जो भी तत्व होंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं अपन, पहुंचा रहे हैं। उस क्रिया को करे परिवहन। हाँ साहब आप अभी तो पूछा है, हाँ हाँ पूछा है साहब। उन्हीं तो आपके रक्त परिसंचरण तंत्र कि आपने क्या किया। परिसंचरण का मतलब वो पूरे शरीर में क्या हो रहा है, वो रक्त घूम रहा है। और रक्त क्या, रक्त में सारी चीजें डाल दी जाती है। हार्मोन डाल दिया जाता है, ग्लूकोज डाल दिया जाता है, ऑक्सीजन डाल दिया जाता है। और इन सब चीजों को प्रत्येक कोशिका तक रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है। रक्त यानी आपका क्या है, हाँ परिवहन का जो मार्ग है वो क्या है, आपका रक्त है। यानी आप उसको नदी बोल सकते हो आपके शरीर की। लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं पादप परिवहन। देखो देखो, अगर यूं माना जाए तो बहुत जटिल टॉपिक है ना, लेकिन इसको अपन बहुत सरल करके पढ़ेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ रहे हैं, देखो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका अब आपको क्या करना है, देखो जैसे आपने पाचन तंत्र पढ़ा, तो पाचन तंत्र में भी सबसे पहले आपको कैसे करना है कि उसके पाचन तंत्र में जो एलिमेंट्री केनाल है, आहार नाल, उसके भाग कौन से, जैसे मुख है, मुख गुहा है ना, ग्रसनी है, कृषिका इसोफिगस बोला था, फिर आमाशय में गया भोजन है ना, आमाशय के अंदर, आमाशय के बाद छोटी आंत के रूप में आपका देगा क्षुधांत्र है ना, जिसे इंग्लिश में इलियम बोलते हैं। और ये उस छोटी आंत या अपन बोले पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है। फिर उसके बाद में जो कोलम की बात की थी अपन ने, ठीक है, फिर रेक्टम वगैरह से वो मल बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा का पूरा आपने केवल इसके आपने सबसे पहले क्या अंग याद किए। फिर अब इसमें अंग में आप छोटी छोटी चीजों में जाओ तो मुख में क्या था भाई, लार हुई थी है ना। लार में जो लार एमाइलेज वगैरह जो टाइलिन वगैरह जो एंजाइम था, आप एंजाइम के नाम याद करो कि आपके अब स्टमक में कौन से एंजाइम है ना, स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम है। फिर अपन बात करते हैं स्टमक में क्या क्या था, HCl था, एंजाइम था और ना। अब इसके बाद में आप कहाँ चले जाओ, आपकी छोटी आंत में ना क्षुधात्र, उसमें कौन कौन से थे। फिर उसमें अग्नाशय से भी रस आ रहा था और आपके लीवर से भी रस आ रहा था। अब उनमें क्या क्या चीजें थी, फिर ये किन किन चीजों का पाचन करता, आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आपके दिमाग में स्टोर करो इसी प्रकार से। आगे बात समझ में। हृदय के अंदर भी पढ़ा, अपने हृदय के अंदर क्या आलिल है, निलय है, धमनी है, सिरा, इनका क्या काम है। ये हृदय क्या करता है, पंपिंग सिस्टम है ना, वो पंप करता है ब्लड को ना। फिर उसके बाद में आप अब पढ़ रहे हैं अपन इसी प्रकार से आज पढ़ेंगे पादप परिवहन। पादप परिवहन में सबसे पहले परिवहन पढ़ाने से पहले मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ। एक तो होता है जाइलम, जाइलम है ना, ये बहुत काम की चीज है। और एक होता है फ्लोएम। फ्लोयम क्या होता है दोस्त, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। अच्छा जाइलम और फ्लोएम, जैसे जाइलम आ रहा है, देखो दो चीजों का परिवहन होगा मुख्य तरीके से। जड़ें क्या करेगी, जल को अवशोषण करेगी। कहां से करेगी, भूमि से करेगी। मृदा में, मृदा जल से क्या करती है, मृदा जल से जड़ें क्या करती है, जल को अवशोषित करती है, जैसे जल और जैसे जाइलम। यानी जाइलम के द्वारा, ये जाइलम उत्तक है, जाइलम के द्वारा जड़ें किसका अवशोषण करेगी, जल का अवशोषण करेगी। भाई जल अकेला तो आएगा नहीं, जल के अंदर जैसे आप भी जो पानी पीते हो उसमें कुछ ना कुछ खनिज लवण है, तो इनके साथ में क्या आएंगे, खनिज लवण भी आएंगे। क्या आएंगे दोस्त, खनिज लवण भी आएंगे। क्या आएंगे, खनिज लवण। अगली बात समझ में। अब इसके बाद है फ्लोएम। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, भोजन है ना। भोजन जो पत्तियां बनाती है भोजन, अब पत्तियां भोजन बना रही है, लेकिन वो भोजन तो पूरी शरीर को आवश्यकता होती है, तो उनको क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। ये कैंटीन चलाती पत्तियां, और कैंटीन के माध्यम से इसके जो आदमी जाते हैं वो चारों तरफ क्या करते हैं, टिफिन सप्लाई करते हैं। तो वो टिफिन सप्लाई करने वाले जो आदमी उसको कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं दोस्त, फ्लोएम। हाँ फ्लोएम से आप याद याद कर, फै से फ्लो और फै से फूड याद कर सकते हो है ना। फूड यानी भोजन, फ्लोएम फूड, फूड फूड यानी भोजन। यानी भोजन का ये क्या करेगा, हाँ चारों तरफ क्या करेगा, संचरण करेगा, परिवहन करेगा। तो ये जल का और खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम किसका परिवहन करता है, भोजन का। अच्छा भोजन किस रूप में करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, सुक्रोज के रूप में। किस रूप में करता है दोस्त, सुक्रोज के रूप में ये भोजन करता है। अच्छा ठीक है, भोजन की जो परिवहन होता है वो किस रूप में होता है, सुक्रोज। और कल मैंने बताया था आपको भोजन का जो संचय होता है पात्रों में, किस रूप में होता है, मंड या स्टार्च के रूप में। भोजन का जो संचय होगा ना, संचय, ये जो संचय भाई एक जगह स्टोर होगा, भंडारण होगा, वो किस रूप में होगा, या तो मंड के रूप, मंड बोलते हैं इसी को बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं दोस्त, स्टार्च। आगे बात समझ में। और मनुष्य को अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। आगे बात समझ में। अच्छा ये दोनों चीज आपके समझ में आ गई, ये बहुत इंपोर्टेंट, यही से प्रश्न पूछा जाएगा। और एक क्रिया है कि दोस्त वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन है ना, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं दोस्त इसको, वाष्पोत्सर्जन। अब जो वाष्पोत्सर्जन आपको मैंने कल भी बताया था, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो पौधे होते हैं ना, पत्तियां, और इनमें एक और शब्द आएगा रंध्र, रंध्र यानी स्टोमेटा, और एक वात रंध्र है ना, वात रंध्र।
और ये उपत्वचा के माध्यम से भी होता है, एपिडर्मिस उपत्वचा, है ना। इतना नहीं पढ़ना, आपको इतना याद रखना है कि भाई वाष्पोत्सर्जन पहली बात तो समझो क्या होता है। पत्तियां क्या करती है कि पत्तियां के जो रंध्र होते हैं या तने होते हैं, ये सबके सब वायवीय भाग, वायवीय भाग का मतलब एक शब्द आएगा वायवीय भाग, वायवीय भाग, है ना। मैं पहले तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ दोस्त, है ना, एक एक शब्द आपके दिमाग में चला जाएगा, फिर परिभाषा आप आराम से बना सकते हो। वायवीय का भाग का मतलब क्या होता है, आपके जो भी उसके भाग है, जो भी वायु में है, उसकी टहनियां है, तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, ये सब उसके क्या कहलाते हैं, वायवीय भाग, जो वायु में रहते हैं ना, यानी बाहर जो रहते हैं। अब इन सब में क्या होता है दोस्त, रंध्र होता है, पत्तियों में विशेषकर रंध्र होता है, और तनों वगैरह में ये जो उपत्वचा वगैरह या वात रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, मेन चीज तो अपने यहाँ पर लीफ पत्तियों के अंदर जो कि रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र आप दिन में खुले रहते हैं, वात रंध्र कभी बंद नहीं होता है ना। ठीक है, यहाँ एक चीज समझने की ये चीज है। अभी जो वायवीय भाग क्या करते हैं दोस्त की जल को, है ना, वाष्प के रूप में बाहर छोड़ देते हैं, यानी पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल को बाहर उत्सर्जित कर देना, ये भी क्या है, उत्सर्जन है। उत्सर्जन है क्या दोस्त, ये क्या है, उत्सर्जन, यानी पौधों को क्या कर दे, पौधे क्या कर रहे हैं, अपने पानी को क्या कर दे रहे हैं, बाहर छोड़ दे रहे हैं, हाँ। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। मैंने कल भी आपको बताया कि आप धूप में यदि कपड़े सुखाते हैं, आप 2 घंटे बाद तेज धूप हो तो कपड़े सूख जाते हैं, कपड़े का जो पानी कहाँ चला गया, वो पानी उस गर्मी को पाकर पानी जो है वाष्प बन जाता है, वेपर बन जाता है और हवा में उड़ जाता है, उसे आप वेपोराइजेशन कहते हो। लेकिन यही क्रिया प्लांट्स के अंदर क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। क्या है, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का क्या करा, वाष्प प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी किसी चीज को बाहर छोड़ देना, यानी अपने शरीर के अंदर जो भी चीज है उसको आप बाहर छोड़ दोगे, क्या कहते हो, वाष्पोत्सर्जन। सर ये क्यों होता है, बिल्कुल क्यों होता है, आप सुनो मेरी बात, ये बहुत जरूरी है दोस्त, अभी सब समझ में आ जाएगा। एक चीज तो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप गर्मियों के दिनों में आपको क्या होता है दोस्त, कि आपको पसीना होता है, क्या होता है, पसीना होता है नहीं होता पसीना, फिर वो पसीने के ऊपर हल्की हल्की हवा चलती है, जो आपका जो पसीना पानी है एक तरीके से, और उस पानी के हवा जो संपर्क में आती है वो कैसी होती है, ठंडी, तो आपका शरीर को क्या लगता है, थोड़ा ठंडा लगता है ना। तो पसीना आपके लिए जैसा अच्छा है, ऐसे ही ये क्या है, पौधों का पसीना है दोस्त। क्या होता है, पसीना, यानी उस आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम आपका शरीर का पसीना कर रहा है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रही है। इसलिए आप देखते होंगे कि आप अगर मान लो किसी दीवार की छाया में बैठते हो, तो आपको क्या है, वो गर्मी के दिनों में अगर दीवार की छाया वहां बैठे हो तो आपको छाया तो लग रही, चलो धूप नहीं लग रही, पर गर्मी जरूर लगेगी, वहां ठंडक का महसूस नहीं होगा। इसके अलावा अगर मान लो तेज गर्मी पड़ रही हो, किसी बरगद की छाया में, बड़े पेड़ की छाया में अगर आप बैठ जाते हो दोस्त, तो आपको जो हवा चलती है वो मस्त ठंडी ठंडी लगती है ना। आम के पेड़ के नीचे आप खाट वाट बिछा के सोए होंगे कभी बहुत सारी बार, हाँ बिल्कुल सोए सर। तो उसमें क्या होता है दोस्त की वाष्पोत्सर्जन के कारण मतलब वो जो ये जो वृक्ष है, उस वृक्ष के चारों तरफ पानी की बूंदे यानी वाष्प के रूप में रहती है, और जब वो क्या होता है कि हवा उसके संपर्क में आती है तो आसपास का वातावरण कैसा बना देती है, ठंडा बनाती है। यही कूलर का ही कॉन्सेप्ट यही है ना, पीछे से पानी गिरता, हवा आती है, वो हवा ठंडी हो जाती है। अब यहाँ पर आप आते हैं, वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया, आपको परिभाषा समझ में आ गई कि पौधों के वायवीय भागों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में बाहर छोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल में छोड़ दिया, तुम्हारे घर पे नहीं, वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है ना, तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब इसमें कौन उपयोग आएगा, रंध्र, कौन आएंगे दोस्त, रंध्र और वातरंध्र उपत्वचा। यहाँ अपने को केवल रंध्र याद रखना, ज्यादातर अपने को जो आपके बुक के अनुसार रंध्र है ना, और रंध्र का क्या काम था, वहां पर गैसों का आवागमन यानी विनिमय का काम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी वहां हुई थी। क्या हुई थी कि ऑक्सीजन ली जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाए, और सर कोई बात कर रहे हो ऊटे, हम तो आप क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे। अरे बेटा क्या होता है, देखो कि आप क्या समझते हो कि श्वसन में, हाँ भाई पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है। दिन के समय वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, लेकिन अपन कहते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, जो क्रिया तुम करते हो वही क्रिया करते हैं, यानी वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन में तो वही ऑक्सीजन ही लेते हैं दोस्त, और क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तुम भी CO2 छोड़ रहे हो, वो भी CO2 छोड़ रहे हो, तो वहां पर गंदगी ज्यादा जमा हो जाएगी, इसलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल। अब ये वाष्पोत्सर्जन का कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे सर परिवहन समझाओ ना यार, आप तो ये कहाँ समझ रहे, बिल्कुल लिंक है साहब एक एक चीज। अब यहाँ समझना, ये मान लो आपका कोई पेड़ है ना, ये पेड़ की इसकी ये जड़ें है ना, ये जड़ें, अब यहाँ से क्या कर रहा है, अब आपको क्या करना है, ये मान लो एक जड़ बना देता हूं मैं, और यहाँ आसपास क्या है, इसकी मृदा है, और मृदा के आसपास इसका क्या है, जल है। अब ये जल को कैसे ग्रहण करेगा दोस्त, कैसे ग्रहण करेगा, यहाँ काम करता है परासरण दाब, परासरण दाब,
कौन काम करता है? परासरण दाब। और इस जड़ में एक, अच्छा पहले इसको समझ लो क्या होता है कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, ये एक कटोरी है, इसमें आपने पानी भरा और पानी के इसके अंदर आपने किशमिश रख दी दोस्त। किशमिश, अब एक बात तो, पानी किसमें कम है? किशमिश में कम है या कटोरे में कम है? नहीं नहीं साहब, कटोरी में तो फुल पानी है। हाँ, किशमिश में कम है, तो जिधर पानी कम होगा ना वो पानी उधर ही चला जाता है दोस्त। तो ये जो पानी है इसे कहते हैं परासरण की क्रिया ना। तो ये क्या होता है देखो, हाँ ये जो पानी है इसके अंदर एंटर करेगा और ये तो सुबह तक क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। आ गई बात समझ में? यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है दोस्त। ये कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जैसे ये मूल है, मूल के अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज्यादा है, तो क्या होगा? पानी क्या करेगा? इस मूल के अंदर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? इस मूल यानी रूट्स यानी आपकी इसके पौधे की जड़ के अंदर चला जाएगा। जैसे ही जड़ के अंदर चला गया, अब इसको कोई काम करना पड़ेगा दोस्त। कोई काम करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। यानी ये किस प्रकार की विधि है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय यानी इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का काम नहीं आया, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा को काम में नहीं लिया गया। जैसे आप सोचो मुझे कि आपने बहुत सारी बार इस प्रकार से देखा होगा कि आपकी टंकी, कोई मान लो टंकी को खाली करना आपको, है ना। अभी चलो उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पहले इसको देख लो। तो यहाँ पे समझ में आ गई दो को। तो अब ये पानी कहाँ चला गया? इसके साथ। अब पानी के साथ में क्या क्या जाएगा? खनिज लवण। और ये ठेठ ऊपर, अब छोटू मोटू पौधा होगा तो ये छोटी मोटर मान सकते हो इसको, आपको छोटे मोटे पौधे होंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन आपके तो कई बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, 200 फीट के। अब यहाँ पे मान लो सफेदा का पौधा ठेठ ऊपर तक पानी पहुंचाना, तो क्या इस छोटी मोटर से पहुंच सकता है क्या दोस्त? नहीं साहब, छोटी मोटर से तो नहीं पहुंचेगा। तो छोटे मोटे पौधे चलो ऊपर तक पहुंच जाएगा, है ना, विसरण क्रिया या परासरण क्रिया के माध्यम से ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्त? एक मूल दाब भी क्रिएट होता है। क्या होता है? मूल दाब। मूल दाब क्यों क्रिएट होगा? अब मान लो आपने पानी या हवा दबा के मैं भर दूं, मतलब हवा पानी पिला दूं, तो आपके शरीर में एक अंदर से दाब क्रिएट होना कि फट जाऊं साला, फट जाएगा अभी शरीर, है ना, ज्यादा भर दिया जाए। अब यहाँ पर मूल दाब भी क्रिएट हो गया दोस्त, यहाँ पानी ज्यादा भर गया। अब पानी ज्यादा भर गया तो ये आगे जो इसकी जो जड़ है ऊपर तक जो ये कनेक्शन है, अब ये कनेक्शन किससे हो रहा है? किससे हो रहा है दोस्त? ये कौन से उत्तक है यहाँ पर? जाइलम। ये जड़ों के अंदर कौन से उत्तक है दोस्त? जाइलम। अब ये जाइलम उत्तकों के माध्यम से, जाइलम उत्तक जो होता है ये भी 4 पार्ट्स में बटा होता है। विशेषकर इसमें वाहिका और वाहिनिका होता है। जाइलम में ज्यादातर क्या होते हैं दोस्त कि मृत उत्तक ही होते हैं, यानी इसमें कोई जान नहीं होती, केवल इसमें एक मृद उत्तक होता है, वो उसमें थोड़ी बहुत जान होती है, लेकिन अपन यहाँ पे बात ये नहीं कर रहे। अब जाइलम जो है, जाइलम उत्तक है ना, इसमें क्या होता है? वाहिका और वाहिनिका होता है। इस वाहिका और वाहिनिकाओं के माध्यम से क्या होता है? जड़। अब यहाँ पर पानी नहीं है तो पानी ऊपर चला जाएगा ना, फिर यहाँ पर पानी ज्यादा हो जाएगा, मूल दाब क्रिएट हो जाएगा, फिर आगे से आगे क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ता जाता है। जैसे आप क्या करते होंगे, यू पानी में कभी कभी आप जूस पीने गए होंगे, है ना, और जूस पीने पे वो जूस के अंदर आपको स्ट्रो डालता है, फिर आप ऐसे खींचते हो तो पानी ऊपर चढ़ता है नहीं चढ़ता? ऐसे ही पानी ऊपर चढ़ता है दोस्त। और फिर क्या होता है कि जैसे ही मान लो ऊपर चढ़ा, अब लेकिन आपको तो बहुत बड़ी बड़ी प्लांट्स के अंदर भी पानी चढ़ाना ऊपर, अब वो किसी चढ़ेगा? तो छोटी मोटर है। अब छोटी मोटर से ऊपर क्या होगा? अब यहाँ पर आप काम में आएगी आपके, अब आपकी चीज समझ में आएगी, वाष्पोत्सर्जन। इसलिए साहब आप समझा रहे, बिल्कुल समझा रहा था। यहाँ मान लो एक आपकी क्या है? पत्ती है ना, अब एक पत्ती मान सकते हैं यहाँ पर, एक पत्ती, और इसमें रंध्र है, और अब ये क्या कर रही है? वाष्प को क्या कर रही है? उत्सर्जन कर रही है। क्या कर रही है दोस्त? उत्सर्जन कर रही है। अब यहाँ पर हो गई दोस्त पानी की कमी, है ना, पानी की कमी हो जाएगी, वाष्प को उत्सर्जन करेगी बाहर। ये वाष्प यानी पानी की जो ये वाष्प है इसको बाहर छोड़ रही है, उत्सर्जित कर रही है। अब यहाँ क्या होगा? ये वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होगा? इस पूरे पौधे में क्या होगा? एक तनाव यानी एक खिंचाव उत्पन्न होगा, जिसे इंग्लिश में शब्द बोलते हैं कर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं पुलिंग फोर्स। ये पुलिंग फोर्स होगा, एक कर्षण, एक खिंचाव बल होगा। यहाँ से क्या करेगा कि इसको पानी चाहिए, वरना ये तो सूख के मर जाएगी। तो यहाँ से एक तो ये परासरण दाब, और ये क्या होता है दोस्त? इस प्रकार से ये पानी ऊपर चढ़ता जाता है, किसके माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन। कर्षण बल बोलते हैं इसको दोस्त, कर्षण बल। हाँ, ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स, इसके माध्यम से पानी क्या चढ़ता है दोस्त? ऊपर चढ़ता है। और कभी कभी है ना ये क्रिया देखो 96% इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 4% थोड़ा सा कभी कभी ये सक्रिय अवशोषण भी होता है। ये इसमें सक्रिय का मतलब है कि यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा के रूप में अपने पास इकाई क्या? अपने पास जो पैसा होता है इसकी मुद्रा क्या होगी? इकाई की। यहाँ पर क्या खर्च करना पड़ेगा? आपको एटीपी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये ज्यादातर कैसी क्रिया होती है दोस्त? निष्क्रिय क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है दोस्त? निष्क्रिय क्रिया होती। तो ये तो 96% तो ये क्या होती है? निष्क्रिय होती है। यहाँ पर किसी प्रकार की ऊर्जा का खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन 4% इसमें सक्रिय काम करता है, सक्रिय बल।
यानी इसके अंदर आपको एटीपी खर्च करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो क्या मूलदाब, परासरण क्रिया और तीनों वाष्पोत्सर्जन, कर्षण बल, इस प्रकार की चीजें, और एक आसंजन बल भी काम करते हैं। इसमें कई सारे फोर्स काम करते हैं दोस्त ऊपर। यानी आसंजन यानी जाइलम की जो वाहिका है उसमें जल चिपकेगा ना, जैसे, और केशिका, केशिका बल भी काम करता है। केशिका कैसे, आप समझते हो केशिका तो क्या होता है? अगर आप किसी कपड़े को ना दोस्त, मान लो ये आपका कपड़ा है, इस कपड़े को ना आप इतना सा जल में डुबो दो, इतना सा, आप आधे घंटे बाद देखेंगे कि ये पूरा पानी यहाँ तक चला गया। यानी इसके अंदर जो छोटे छोटे जो धागे है ना, वो किसका काम कर रहे हैं? केशिका काम करे। वो केशिका बल के कारण क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है। इसे कई सारे बल काम करते हैं, लेकिन आपके बुक के अनुसार आपको एक तो मूल दाब याद रखना है, और एक आपको परासरण दाब याद रखना है, और एक वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल, ये आप याद रख लेना कि जो पानी, बड़े बड़े प्लांट्स है, ये किस दाब के कारण ऊपर पानी चढ़ता है। तो इस प्रकार से ये बड़ी मोटर है दोस्त आपकी, है ना, तो इस बड़ी मोटर के द्वारा क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ता जाता है। अब आपके किसके द्वारा चढ़ रहा पूछेंगे आपके प्रश्न। देखो बड़ा प्रश्न मेरे हिसाब से यहाँ से नहीं पूछा जाता, आपको इन चीजों से के ऊपर ये थोड़ा बहुत याद कर लेना। ये चीजें बताई, इसी चीज से आपसे पूछा जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा जरूर देख लेना, कौन सा उपयोगी इसके अंदर है? रंध्र है। और जाइलम, यानी जो जाइलम है। अब आप एक चीज देखोगे, मुझे जल किधर की ओर जा रहा है ना? अच्छा, जल जो किधर की ओर जा रहा है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्या इसको, ये जो जाइलम है, इसकी क्रियाविधि क्या ऊपर से नीचे भी है क्या? नहीं साहब, पानी तो जड़ में ही है, और जड़ जो होती है जमीन में होती है, और सारा नीचे से पानी अवशोषित करके ऊपर फैला जाएगा। इसको एक विधि से और समझ सकते हो। कभी कभी आपने टंकी खाली की होगी, है ना, हाँ, उसमें आप एक नली डालते हो, और पहले आप क्या करते हो? मुंह से ऐसे यूं खींचते हो ना, एक कर्षण बल यानी खिंचाव बल लगता है दोस्त। और जैसे ही आप उसको नली को छोड़ देते हो मुंह से ऐसे हवा खींच के, और वो ऑटोमेटिक पानी क्या आता रहता है? उस टंकी से पानी उस नली के माध्यम से नीचे पूरी टंकी खाली हो जाती है दोस्त। सेम यही क्रिया होती कि एक बार ये क्या करती? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियां क्या करती? इस प्रकार से कर्षण बल या चूसक बल लगता खींच के, है ना, तो आप इसको चूसक बल भी कह सकते हो यहाँ पर, चूसक बल, ठीक है ना। अब ये जो इस बल के कारण क्या करती है? ये खींचती है, और खींचने के कारण अब खींचेगी कहां से? क्योंकि मूल दाब के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पानी तो चल ही रहा है इधर, है ना। फिर यहाँ पे मूल के अंदर क्या होता है? दाब उत्पन्न हो जाता है, ज्यादा पानी बढ़ जाता है। तो फिर ये कह रही है, इसे चूस रही, चूसने के कारण ये पूरी इस प्रकार से इसको यहाँ पर चली जाता है। और जब एक बार पानी ऊपर आना शुरू होता है, तो वो तो क्या होता है? जल के एक दूसरे से चढ़ गए, जैसे नली से वो टंकी पूरी खाली हो गई, इसी प्रकार से वो कंटिन्यू से चीज चलती रहती है। आ गई बात समझ में? मेरे हिसाब से इस चीज को समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है? अगली चीज आ रही फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? आपने फ्लोएम से समझ लिया, फ्लोएम का फै से फ्लोएम, और फै से फूड, और फूड यानी भोजन। भोजन किस रूप में कर रहा है? सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में कर रहा है। और वहां लिख देंगे अपना जो संचय होता है मंड या स्टार्च के रूप में होता है। अब ये जो सुक्रोज, पत्तियां आपकी भोजन बना दी, ग्लूकोज बना दिया, किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बन गया। अब इसको पहुंचाना भी तो है, कैंटीन में, रसोई में खाना बन गया, अब इसको पहुंचाना भी है। तो उसके जो भी एक है, इसके जो ये जो काम करने वाले हैं वो है फ्लोएम उत्तक। कौन सा उत्तक है दोस्त? फ्लोएम उत्तक। अब फ्लोएम क्या करता है कि इसके अंदर पानी, इसके अंदर भोजन को क्या कर दिया जाता है? हाँ, इसको बाल्टियां उल्टा पकड़ा दी जाती, ले भाई ये तेरे अंदर, और बड़े बड़े इसके पास ट्रोलियां उरलियां होती है, पुड़िया उड़िया रख देते हैं ना, और ये पुड़िया रख के पूरे पौधे को क्या करता है? पहुंचाता है। यानी पुड़ियों के रूप में, मतलब क्या होता है? इसके अंदर सुक्रोज होता है, सुक्रोज इसमें पूरी तरीके से भर दिया जाता है फ्लोएम के अंदर, और वो क्या कर दिया जाता है? दूसरे पौधों का, जैसे मान लो ये फ्लोएम है ना, यहाँ क्रियाविधि समझ लेना, ये जो फ्लोएम है, अब फ्लोएम के अंदर क्या हो जाता है? तो भोजन बढ़ गया तो दाब ज्यादा हो गया, अब ये सांद्र हो गया, इसमें पानी कम है, तो ये आसपास जाएगा जहां से उत्तकों से, इसमें क्या होगा? पानी भरेगा, और जैसे ही पानी बढ़ता है इसमें दाब क्रिएट होता है, और इस पानी के अंदर ये जो भोजन होता है ये तैरता तैरता आगे जाता है। इस प्रकार से आगे जहां पर भी होगा, जहां पर भी पानी कम है, उस कोशिका में छोड़ देगा। अब इसके साथ, पानी के साथ क्या चला जाएगा दोस्त? वहां पर भोजन चला जाएगा। इस प्रकार से आपको इतनी क्रियाविधि याद करने की जरूरत नहीं, इतना सा याद कर लेना, फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को पूरे पौधों में सप्लाई किया जाता है। आगे बात समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ देखो दोस्तों, अभी आपने देखा पादपों में परिवहन, यानी जाइलम और फ्लोएम, है ना। जाइलम में आपने क्या देखा? वाहिका और वाहिनिका होता है, और जो फ्लोएम होता है उसमें कौन सी होती है? आपको चालनी नलिका और सहकोशिका, दो नाम याद कर लेना। आगे बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं मानव में उत्सर्जन। क्या है दोस्त? मानव में उत्सर्जन। उत्सर्जन सबसे पहले समझो, उत्सर्जन यानी किसी न किसी चीज को बाहर छोड़ रहे हैं, है ना। और बाहर किसको फेंकते हैं? आप घर के अंदर बाहर क्या फेंकते हो? कचरा फेंकते हैं सर। हाँ, कचरा मतलब जो खराब चीजें होती है, अपशिष्ट चीजें होती है। इसी प्रकार से जो आपका जो शरीर है, आपके शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं,
उसको क्या करता है कि शरीर क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है। वो किस रूप में होते हैं दोस्त, सबसे जो अपशिष्ट पदार्थ देखो ध्यान समझना, आपके अंदर उत्सर्जन तंत्र में अपन पढ़ेंगे ज्यादातर मूत्र की बात। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मूत्र की। देखो आपने पाचन तंत्र पढ़ा, पाचन तंत्र में आपके इतना तक ही था कि भाई वहां पर भोजन बना, इस प्रकार से उसका अवशोषण हुआ और वहां पर आपने कोशिका तक पहुंचा दिया। उसके बाद जो बड़ी आंत्र के अंदर जाता है ना, कोलम वगैरह में क्रिया होती है, पानी वानी पूरा अवशोषण कर लिया जाता है और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो रेक्टम यानी मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी अपन ने क्रिया विधि नहीं पढ़ी कि उसके अंदर क्या क्या चीज है ना। अब यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं दोस्त, एक और उत्सर्जित पदार्थ होता है जिसका नाम है मूत्र। क्या नाम है, यूरिन यानी मूत्र। कई सब जैसे आप सुबह पोटी करते हो, स्टूल में टॉयलेट करते हो, यूरिन यानी जो आप टॉयलेट करते हो है ना। और इसके अलावा आपका जो भी जैसे CO2 आप बाहर छोड़ रहे हो, वो भी आपके लिए अपशिष्ट पदार्थ, तभी तो आप बाहर छोड़ रहे हो, पसीना निकलता है ना, उसमें कई सारे लवण बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर पढ़ेंगे अपन मूत्र की बात। किसकी बात कर रहे हैं अपन दोस्त, मूत्र। मूत्र यानी यूरिन, ये बनता कहाँ दोस्त, ये याद रख लेना, किडनी। किसमें, किडनी यानी हिंदी में कहे तो वृक्क। अब मूत्र बन रहा है आपका किडनी में, वृक्क के अंदर। क्या सर मूत्र होता है क्या, मतलब मूत्र का त्यागने का कारण क्या है? इसमें दोस्त वैसे क्या होता है, 90% तो क्या होता है, जल ही होता है। क्या होता है, जल होता है। अब अपन यहाँ बात करें कि सर फिर जल को त्यागते हैं क्या, जल तो अपने काम किए, नहीं भाई जल को नहीं त्यागते। इसके अंदर अपन किसको त्यागते हैं दोस्त, यूरिया को। किसको त्यागते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, इन दो चीजों को अपन क्या करते हैं, त्यागते हैं। अच्छा ये यूरिया यूरिक एसिड कहाँ बना, क्या किडनी में बना क्या? नहीं सर, और सर आप तो कह रहे हो कि मूत्र तो आप किडनी में बने हैं, वृक्क में बने हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे यूरिया और यूरिक एसिड जो बनता है वो दोस्त बनता है लीवर में। किसमें बनता है, लीवर में। इसलिए मैंने आपको कल बताया था कि लीवर बहुत ही जबरदस्त चीज है, वो आपकी रासायनिक फैक्ट्री, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। लीवर है ना, जो आपका जो रक्त होता है ना, रक्त RBC कहते हैं कि 120 दिन होती है, उसको अपन पढ़ते हैं RBC का कब्रिस्तान, यानी कहाँ जाकर मरती है वो, प्लीहा में। दोस्त प्लीहा भी क्या करती है, प्लीहा भी डिपेंड करती है लीवर पे। एक्चुअली क्या होता है, थोड़े दिनों बाद किताबों में आ जाएगा ये कहाँ जाकर इसका कब्रिस्तान वास्तव में कहाँ है, लीवर के अंदर है। लीवर में ये टूटती है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, नाम सुनोगे, दो वर्ण। अगर वो कभी कभी मान लो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है लीवर का, तो ये ब्लड में आ जाते हैं, हाँ पीले रंग के होते हैं, इसलिए इसके कारण क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो लीवर ही यूरिया का निर्माण कौन कर रहा है, तो अपने के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ, अपन किसको, अपने को इसलिए यूरियोटेलिक जीव बोलते हैं मनुष्य को, क्योंकि अपन क्या त्यागते हैं, यूरिया को मुख्य रूप से अपन त्यागते हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ देखो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं है आपको पाठ पढ़ाऊं, मेरा उद्देश्य है कि आपको इंपोर्टेंट चीज आपके दिमाग में चली जाए और आप कैसे लिख सकते हैं इस पर आपको देखना है। अब यहाँ पर यूरिया और यूरिक एसिड चीज आ गई। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि भाई मानव में उत्सर्जन, तो कोई ना कोई तंत्र होगा, सिस्टम होगा उत्सर्जन का। अब सबसे पहले तो उत्सर्जन की परिभाषा सुनो। आपने क्या बोला कि कचरा, आप सिर्फ घर से क्या फेंक देते हो, बाहर कचरा फेंक देते हो। शरीर भी यही करता है कि अपना कचरा बाहर फेंक देना, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अब कचरा का मतलब अपन वहां नहीं लिखेंगे एग्जाम में कि शरीर कचरा बाहर फेंक देता, नहीं। शरीर क्या करता है कि मानव शरीर क्या करता है कि मानव शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ है ना, या त्यागे जाने वाले पदार्थ को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं दोस्त, उत्सर्जन। अब इसमें मुख्य उत्सर्जन अंग जो होगा वो कौन होगा दोस्त, आपकी किडनी यानी वृक्क होगा। कौन होगा दोस्त, वृक्क यानी किडनी होगा। ठीक है, नंबर 1 चीज। अब किडनी के अंदर पढ़ेंगे अपन क्या है, नेफ्रॉन है, मोमेन संपुट है ना, PCT DCT संग्राहक नलिका, इस प्रकार से पढ़ेंगे अपन अभी। तो सबसे बड़ी चीज होगी वृक्क, और वृक्क के बाद में हो गया मूत्र वाहिनी, मूत्र यूरेटर, मूत्र वाहिनी। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मूत्राशय है ना। अब मूत्राशय यानी जो टॉयलेट है, मूत्र है, वृक्क में बन गया, और वृक्क से बाहर कौन सी नलिका से आया, मूत्र वाहिनी, यूरेटर के माध्यम से बाहर आया। और फिर किसमें बना, मूत्राशय में। जो कल जो आप ये हार्ट का जो चित्र बनाते हो दोस्त, ये मूत्राशय का चित्र होता है वो। फिर मूत्राशय यानी मूत्र मार्ग, यानी शिश्न के मूत्र मार्ग ना, तो नर के अंदर शिश्न होता है, ये मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया। ये 4 चीजें आप याद कर लोगे, वृक्क याद कर लोगे, मूत्र वाहिनी याद कर लोगे, मूत्राशय याद कर लोगे, और मूत्र मार्ग याद कर लोगे। देखो जो किडनी की जो आकृति होती है, सबसे पहली बात तो आप किडनी की स्थिति समझिए। ये आपकी पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी है ना, इस रीढ़ की हड्डी के इस तरफ, दोनों तरफ क्या होती है, आपकी किडनी होती है। यानी संख्या कितनी होती है दोस्त, इसकी 2 होती है। आकृति कैसी होती है इसकी, सेम के समान आकृति, सेम के बीज, सेम का जो बीज होता है यानी एप्पल का जो बीज है उसके समान इसकी आकृति होती है। अब इसकी थोड़ी सी संरचना के बारे में अपन पढ़े दोस्त, तो ये इस प्रकार का आकृति का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। यानी ये जो अंदर से, ये जो अंदर का भाग है ये थोड़ा धसा हुआ है। जो अंदर का भाग है कैसा है, अवतल है। कौन है दोस्त, अवतल है। कौन है, अवतल है। और बाहर की तरफ आप देखो उभरा हुआ है। उभरी वाली सतह को आप क्या कहते हैं, उभरी सतह जो है, उभरी जो सतह है इसको आप क्या बोलोगे दोस्त, उत्तल सतह। क्या बोलोगे इसको, उत्तल सतह। घसी हुई सतह अवतल।
अब इसमें क्या होता है दोस्त, यहाँ पर क्या आता है धमनी, कौन सी धमनी, अब धमनी आएगी वृक्क से संबंधित है, तो वृक्क धमनी क्या करती है यहाँ पर एंटर करती है, ये है वृक्क धमनी, वृक्क धमनी। याद रखना दोस्त, ये आपको लिखने में बहुत काम में आएगी, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। वृक्क धमनी क्या कर रही है, रक्त, हो सब ये रक्त खत्म आ गई साहब, अरे भाई रक्त के अंदर ही सारी अशुद्धियां है, रक्त भाई लीवर बना दिया, आपको पता है कि नली, ये आपकी जो नदी है वो सब कौन है, रक्त है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी लेके जा रहा है वो सब रक्त ही लेके जा रहा है आपका, है ना। अब तक आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो लीवर ने बना दिया यूरिया और यूरिक एसिड, और किसमें डाल दिया, ले भाई रक्त आगे जाके पहुंचा देना पहले जहां जहां पहुंचाए, तो एक नली वृक्क धमनी, वृक्क धमनी में जो रक्त आया, साफ धमनी मतलब शुद्ध, हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन वाला रक्त है, तो ये जो धमनी आई, अब इसके अंदर जो धमनी आई दोस्त, इसके अंदर चली गई, किसके अंदर चली गई, वृक्क, तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी। अब जो रीनल आर्टरी है, रीनल यानी वृक्क है ना, डॉक्टरी भाषा में इसको रीनल बोला जाता है वृक्क को। अब यह जो रीनल आर्टरी इसके अंदर चली गई, अब बाहर कौन निकलता है इधर से, अब बीच में कुछ क्रिया होगी दोस्त छानने की, ब्लड को छाना जाता है, यहाँ पर रक्त को छान कर मूत्र बनाया जाता है। आगे बात समझ में, किसको छान रहे हैं, रुधिर रक्त ब्लड को छान रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, मूत्र, है ना, मूत्र यानी यूरिन का निर्माण कर रहे हैं, तो बाहर कोई ना कोई निकलेगा, बिल्कुल जो छन के निकलेगा वो निकलेगा आपका मूत्र, और किसके माध्यम से निकलेगा, देखो दोस्त ये निकलेगा आपका वृक्क शिरा, है ना, वृक्क शिरा, वृक्क शिरा से बाहर निकलेगा, और इसके अंदर और क्या होगी दोस्त, मूत्र वाहिनी, किसके क्या निकलेगी, मूत्र वाहिनी। तो दो चीजें, दो नलियां बाहर निकली आपकी, एक वृक्क शिरा और मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी से जो रक्त मूत्र है वो किसमें जाएगा, मूत्राशय में, मूत्राशय में जाके इकट्ठा होता रहता है, तो बूंद बूंद छनता रहता है, और इस मूत्राशय के अंदर क्या था, क्या मान लो इस प्रकार की मैं सेब बना तो इसको, ये इस प्रकार का मूत्राशय होता है, ये मूत्राशय हो गया आपका, ठीक है, ये किडनी होगी दोस्त, है ना, और ये आपका मूत्राशय हो गया। अब इस मूत्राशय से, मूत्राशय में रक्त भर जाएगा, जब इसमें दाब होता है तो आपको लगता है जब टॉयलेट आ रहा है, अपने को टॉयलेट जाना चाहिए ना, तो फिर आप टॉयलेट होता है, फिर नीचे से शिश्न वगैरह जो पुरुषों के अंदर होता है या महिलाओं में जो मूत्र मार्ग है, उस मूत्र मार्ग से क्या होता है, ये मूत्र बाहर निकल जाता है। ये बात समझ में आ गई है, मैंने ऊपर ऊपर की चीज बता दी। ऐसे ही याद करना आपको दोस्त, सबसे पहले आपको याद करना है कि भाई किडनी रहती क्या आपके शरीर में, आपको याद रखोगे सबसे मुख्य चीज उत्सर्जन की परिभाषा याद कर ली, फिर उत्सर्जन के लिए मुख्य जो अंग होते हैं वो वृक्क होते हैं, वृक्क आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके दोनों तरफ होते हैं, और मुख्य उत्सर्जन अंग में वृक्क है, इसके अलावा मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग, चार चीजें याद कर लेंगे कि अपन जो उत्सर्जन के रूप में जो पदार्थ बाहर निकालते हैं वो यूरिया और यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। अब यहाँ से समझ में आ गई, और इस प्रकार की वृक्क धमनी एंटर करती है, अवतल भाग है, और इससे जो बाहर उभरी हुई जो सतह उत्तल भाग है, इससे वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी निकलती है, फिर मूत्रवाहिनी में मूत्र आता है छन के, और फिर मूत्राशय में जाता है, और मूत्र मार्ग के द्वारा आगे बाहर निकाल दिया जाता है, ये मूत्र मार्ग। आगे बात समझ, अब आपको थोड़ी सी डिटेल जाननी है कि भाई होता क्या है। आप जैसे चाय को छानते हो ना दोस्त, चाय को छानने में क्या होता है, छन्नी लगाते हो, छन्नी लगा के ऊपर से चाय डालते हो, चाय की पत्ती ऊपर ऊपर रह जाती है, अदरक ऊपर रह जाती है, जो भी आपने डाला, और नीचे नीचे जो पीने वाली चीज है वो बाहर निकल जाती है। ऐसे ही क्या होता है, मूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर जो क्या होगा, वृक्क है ना, वृक्क, वृक्क की बात करेंगे। अब जो वृक्क, जैसे आपका शरीर है, पूरा जो शरीर है वो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है दोस्त, कोशिका, कौन है दोस्त, कोशिका। तो ऐसे ही वृक्क की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वृक्क की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, इस छोटी इकाई का क्या नाम है दोस्त, नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन। ये याद कर लेना शब्द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को ही क्या बोलते हैं, वृक्काणु, वृक्काणु हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु, नेफ्रॉन या वृक्काणु। अब अपन पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन की संरचना। भाई नेफ्रॉन होता कैसे, नेफ्रॉन ही वो जगह है दोस्त, यही छन्ने हैं, यही क्या है, छन्ने। अब होता क्या होता है नेफ्रॉन के अंदर दोस्त, इस प्रकार से ये क्या होती है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से एक कप होता है, इस कप को बोलते हैं दोस्त बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा, संपुट, बोमेन संपुट। अब आपने क्या कहा कि वृक्क धमनी आई अंदर से, ये लो साहब वृक्क धमनी आई, अब ये वृक्क धमनी, ये वृक्क धमनी, अब ये क्या लाई, इसमें रक्त ला रही है, क्या ला रही है, रक्त ला रही है। अब जैसे इसमें रक्त छोड़ा दोस्त, अब ये रक्त, ये धमनी अंदर जाएगी ना, ये कई छोटी छोटी शाखाओं में पड़ा ना, केशिकाएं, तो ये जो ये धमनी जो होती है अनेक केशिकाओं में, कैपिलरी में बट जाती है दोस्त, और इस प्रकार के क्या करती है, गुच्छे बनाती है अंदर के अंदर, ये गुच्छे बनाती है दोस्त, इस प्रकार से यूं इस प्रकार का गुच्छा बना देती है। और ये जो गुच्छा होता है ना, ये क्या करता है, इसमें कुछ छिद्र होते हैं, और ये छिद्र छन्नी का काम करते हैं, तो इसको कहते हैं, जो गुच्छे है वो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, क्या नाम है इसका, ग्लोमेरुलस। और क्योंकि ये केशिका है ना, और केशिकाओं के गुच्छ है, भाई रक्त से, धमनी से क्या बनी, केशिकाएं बनी, तो ये क्या होगा, इसका हिंदी नाम क्या हो गया, केशिका गुच्छ,
केसिका गुच्छ, बहुत सारा गुच्छ बन रहा है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे दोस्त, ग्लोमेरुलस यानी केसिका गुच्छ। अब इसके अंदर रक्त आएगा दोस्त, अब इसमें रक्त काफी मात्रा में छनता है और रक्त इतने तगड़ी तरीके से छन जाता है दोस्त। और अब इसमें छनने में देखो दो चीजें काम में आ रही है। इस बोमेन संपुट के अंदर जो होते हैं ना दोस्त, ये पोडोसाइट सेल होती है इसके अंदर। कौन सी सेल होती है बोमेन संपुट के अंदर, पोडोसाइट, पोडोसाइट सेल। ये जो कोशिका होती है पोडोसाइट सेल यानी कोशिका होती है। और ये ग्लोमेरुलस ये क्या करते हैं दोस्त, ये छानने का काम करते हो। और आप सोचो आपके पास में एक छन्नी हो, दो छन्नी हो, ऐसी हजारों छन्नियां आपने लगा दी और फिर छानो तो किसी की मजाल की एक कण भी बाहर निकल पाए। आपको समझ सकते हो इस चीज को, हाँ साहब, इससे कहते छानने को कहते हैं हिंदी में निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। फिल्टर कर रहे हैं, निस्यंद कर रहे हैं, यानी निस्यंदन कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं इसको, निस्यंदन कहते हैं, है ना, फिल्ट्रेशन। लेकिन ये छन्ने का भी बाप काम कर रहा है, यानी परा निस्यंदन हो रहा है इसमें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। कौन सा निस्यंदन हो रहा है यहाँ पर, हाँ तो कौन सा निस्यंदन हो रहा है, परा निस्यंदन, परा निस्यंदन। यानी यहाँ पर बहुत तगड़ा तरीके से छानने का काम हो रहा है, परा निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। अब यहाँ पर छान गया, क्या सभी छन गए क्या दोस्त, रक्त छन के बाहर निकल गया, नहीं साहब। अब इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह का यहाँ रख दिया जाता है, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें, लवण भी है ना, और सबसे ज्यादा चीजें विटामिन सी वगैरह, इस प्रकार की कई सारी जो आवश्यक चीजें वो भी अंदर चली गई, और पानी वगैरह भी अंदर चला गया, है ना। तो लेकिन अब आगे से क्या होता है, इसके आगे जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है दोस्त, इस प्रकार की कई सारी नलिकाएं होती है, यूं नलिकाओं का जाल होता है, ठीक है। अब ये नलिकाओं का जो जाल होता है, इसमें क्या, इसको कहते हैं अपन सामान्य भाषा में, आपके यहाँ लिख दिया गया, देखो पहले होते हैं नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, पर फिर इसके बाद में क्या होता है, पीसीटी डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी, है ना, प्रोक्सिमल कोलबिलर ट्यूब्स, यानी जो इसकी जो नलिकाएं आप कह सकते हो, वृक्क नलिकाएं दोनों मिला के कौन है, वृक्क नलिका, है ना, इतनी सी आप समझ सकते हो, ट्यूब से ही नलिका है, वृक्क नलिका है ना। ये समीपस्थ है, समीपस्थ कुंडलित नलिका हिंदी में बोलते हैं इसको। ये दूरस्थ है, डिस्टल है, यानी दूरस्थ है, इससे थोड़ी सी दूर होती है ना, डिस्टल। अब इनमें क्या होता है दोस्त, जल का बहुत तगड़ी तरीके से अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर किसका अवशोषण कर लिया जाता है, जल का अवशोषण। देखो पहली जो प्रक्रिया हुई आपने क्या, परानिस्यंदन, निस्यंदन, ये पहली क्रिया हुई, कहां पर हुई, ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के अंदर हुई दोस्त। इसके बाद में खूब तगड़े तरीके से आपने ब्लड को छान लिया, फिर भी कुछ बच गए, यानी पानी वगैरह बच गया, इसको कहते हैं दोस्त पुनर्अवशोषण, पुनर्अवशोषण, रीऑब्जर्वेशन, कि दोबारा से अवशोषण किया जा रहा है। जो भी जल वगैरह पदार्थ होते हैं वो इन पीसीटी डीसीटी यानी वृक्क नलिकाओं द्वारा क्या कर लिया जाता है दोस्त, हाँ अवशोषण कर लिया जाता। अब ये पीसीटी डीसीटी वगैरह जो सारी इस प्रकार की जो नलियां होती ना, ये यहाँ पर एक नली होती है ना, ये इस प्रकार की, तो जितने भी नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन, दो नेफ्रॉन, प्रत्येक नेफ्रॉन, मान लो एक नेफ्रॉन, इसमें आगे क्या जो भी छन के आया वो डालेगा, फिर इसमें छन के डालेगा, फिर इसमें छन के डालेगा, फिर इसमें छन के डालेगा। इस प्रकार से किसी एक नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका नहीं होती दोस्त, है ना ये। तो बाद में ये क्या करती है, आगे इस संग्राहक नलिका, यानी कौन सी नलिका हो गई, संग्राहक नलिका, ये हो गई संग्राहक नलिका। ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है दोस्त, नेफ्रॉन के भाग नहीं है। नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग हो गए आपके, ग्लोमेरुलस, है ना, बोमेन संपुट और ये वृक्क नलिका, ठीक है, ये भाग हो गए। और अगला जो भाग आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, संग्राहक नलिका। अब ये नाम याद रखना, फिर मूत्र किसमें चला गया दोस्त, संग्राहक नलिका में चला गया। अब जो संग्राहक नलिका जो हो गई, फिर ये बहुत सारी नलिका होती है, बहुत सारी नलिका मिक्स होती है और किसका निर्माण करती है, आपको ये आपने पढ़ा है वृक्क शिरा। फिर ये वृक्क शिरा जो किसके बाहर क्या निकलती है, मूत्र वाहिनी, यूरेटर, मूत्र वाहिनी, और मूत्र वाहिनी से फिर ब्लड कहाँ जाता है, सॉरी ये जो मूत्र छन के जा रहा है वो किसमें जा रहा है, मूत्राशय में जा रहा है दोस्त, मूत्राशय। और मूत्राशय में किसमें जाता है, मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता। आगे बात समझ में, मेरे हिसाब से बहुत तगड़े तरीके से समझ में आई होगी आपको, फिर से बता रहा हूँ। देखो मानव में क्या होता है, मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क होता है ना, और इसके अलावा इसमें मूत्रवाहिनी होती है, आप इसे याद करना, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है। और आपके रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती है, किडनी संख्या में 2 होती है। इसकी सबसे छोटी इकाई जो कि कहलाती है नेफ्रॉन, जिसे आप व्रकाणु भी कहते हैं। जो व्रकाणु के अंदर क्या होता है कि बोमेन संपुट होता है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस केसिका गुच्छ होती है। इसके अंदर जो ब्लड लेके आती है उसे कहते हैं वृक्क धमनी, ब्लड लेके आ रही, रक्त लेके आने वाली नलिकाओं कहते हैं वृक्क धमनी। अब ये जो वृक्क धमनी कई केसिकाओं में बढ़ जाती है और केसिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। तो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस का जो स्थान है वो परानिस्यंदन का स्थान कहलाता है। यहाँ पर बहुत ही तगड़े तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी
रक्त का छानने का काम होता है। फिर ये वृक्क नलिका जो उसके पीसीटी डीसीटी यानी ये समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसमें से ब्लड जाता है आगे और जो बचे हुए जो पदार्थ है उनको वापस क्या कर लिया जाता है, पुनर्अवशोषण, विशेषकर जल को पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है और फिर ये सारा जो मूत्र जो बना है इसको संग्राहक नलिका में छोड़ दिया जाता है। संग्राहक नलिकाएं एकत्रित होकर मूत्र वाहिनी का निर्माण करती है। मूत्र वाहिनी जो होती है, जो मूत्र है उसको मूत्राशय में एकत्रित करती है। मूत्राशय में एकत्रित होने के बाद एक दाब क्रिएट होता है वहां पर, उस दाब के द्वारा फिर बाद में मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। मेरे हिसाब से बहुत तगड़ी तरीके से इसको समझाया है। अब देखो सुनो, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है दोस्त, अपने हाँ एक चीज कभी आपसे तो नहीं पूछी जाती पर जनरली एक चीज बता देता हूँ कि मूत्र के अंदर एक विटामिन, कभी बार है ना एग्जाम कभी आप देते हो ना आगे, तो एक क्वेश्चन जो बहुत तगड़े तरीके से पूछा जाता है कि मूत्र में कौन सा विटामिन बाहर निकलता है, तो विटामिन सी बाहर निकलता है। कौन सा निकलता है? विटामिन सी, जो खट्टे पदार्थों के अंदर होता है विटामिन सी जो होता है ये बाहर निकलता है। एक आपके देर का कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क प्रेमानंद जी को जानते हो? हाँ, भगवान स्वरूप प्रेमानंद जी है ना, बिल्कुल भगवान ही है वो तो प्रेमानंद जी जो है उनकी आपने सुना होगा दोनों किडनियां क्या है, खराब है ना। जिनकी किडनियां अगर मान लो काम नहीं कर रही, खराब है, तो ये मूत्र छानने का काम नहीं होगा। अगर मूत्र छानने का काम नहीं होगा ना तो ये दोस्तों ये जहर है यूरिया और यूरिक एसिड, ये आपके शरीर में बने रहेंगे। ये शरीर में बने रहेंगे तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा ये कौन से पदार्थ है? ये नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। हाँ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। नाइट्रोजन किसमें पाया गया था, कौन से पोषक तत्व में पाया गया था दोस्त? प्रोटीन है ना, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया का सूत्र भी यही होता है दोस्त, NH2CONH2 है ना। ये यूरिया का सूत्र देखो, इसमें आ रहा है नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है इन्हीं को शरीर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ गई, तो वो आपके शरीर में फैल जाएगा अगर आपकी किडनी खराब है तो। अब आपको क्या करना है कि भाई अगर किडनी खराब है, किडनी काम में नहीं करी, तो अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि एक उन्होंने मशीनें बनाई, उस मशीन से रक्त की सफाई की जाती है ताकि उसमें से क्या निकाल दिया जाए, यूरिया यूरिक एसिड निकाल दिया जाए और जो छन्ने के बाद जो ब्लड है वापस क्या कर दिया जाता है, आपके शरीर में डाल दिया जाता है। इसे ही आपको कहते हैं कृत्रिम वृक्क। और साफ कृत्रिम जो वृक्क है मन तो थोड़े से आप सही समझो, और अर्थ है कि हमारा बेटा बहुत होशियार हो गया आजकल हिंदी तो कम समझो, इंग्लिश ज्यादा समझो। उनको नाम दिया डायलिसिस। क्या, कौन सी क्रिया कहते हैं अपन? डायलिसिस। और हिंदी में कहते हैं अपोहन, हिंदी में कहते हैं अपोहन, और इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस, है ना, डायलिसिस। इंग्लिश भी मेरे को देवनागरी में लिखनी पड़ती है आपके लिए। तो कृत्रिम वृक्क है वो कौन सी क्रिया करता है? अपोहन, यानी जो रक्त है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। मान लो एक हाथ से रक्त लिया आपका, इधर से नलियां चल रही है और नलियों के माध्यम से एक मशीन लगी हुई, उसमें जाता है, ब्लड छनता है और वापस जो रक्त शुद्ध होता है वो किसमें चला जाता है, आपकी वापस किसमें चला जाता है, आपके शरीर में डाल दिया जाता है और आपका शरीर में वो वापस शुद्ध होकर चला जाता है ना। ये बहुत ही खतरनाक तरीका, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही टिपिकल चीज है, बहुत दर्दनाक चीज है दोस्त। 3-4 घंटे काम होता है और कहीं कहीं को तो सप्ते में 2-2, 3-3 बार ये काम कराना पड़ता है। बहुत मतलब ऐसी हालत होती है कि इससे तो मरी जाओ, बहुत खतरनाक हालत खराब होती है दोस्तों। ये मैंने जितनी भी चीजें थी शॉर्ट में समझा दी, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। अब कुछ बचा है क्या आपके? कुछ नहीं बचा है ना, ठीक है, ओके बाय।